गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस पार्क के विकास के लिए भारतमाला परियोजना के तहत त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? आंसर है आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री BK सिंह की उपस्थिति में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और देश भर में भारतमाला परियोजना के तहत आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के तेजी से विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है वह है कि माल ढुलाई को केंद्रीकृत करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लॉजिस्टिक्स की लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 14% से घटाकर 10% करना है और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रबंधन लिमिटेड, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और रेल विकास निगम लिमिटेड ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह एक माल परिवहन सुविधा होगी जिसमें रेल और सड़क मार्ग से पहुंच होगी, जिसमें कंटेनर टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल यानी कि थोक ब्रेक बल्क, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और अन्य संबद्ध सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा कस्टम क्लियरेंस, क्वारंटाइन जोन, परीक्षण सुविधाएं और वेयर हाउसिंग प्रबंधन सेवाएं आदि जैसी मूल्य वर्धित सेवाएं शामिल हैं। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत विकसित MMLP राजमार्गों, रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन के कई मोड को एकीकृत करेगा। RVNL रेल मंत्रालय के तहत एक पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। और हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की कौन सी राज्य सरकार ने पहली शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो इसका आंसर है यूपी सरकार। जो हमारी यूपी सरकार है ना दोस्तों, वो शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को 5 शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। शिक्षा टाउनशिप को सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर विकसित किया जाएगा। यह युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने और उसे पेशेवर कौशल सिखाने में मदद करेगा। यह छात्रों और शिक्षकों को आवास और कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान करेगा। शिक्षा टाउनशिप न केवल भारत के छात्रों के लिए बल्कि अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और मध्य एशियाई देशों के छात्रों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगी। कौशल विकास विश्वविद्यालय शिक्षा टाउनशिप की अनूठी विशेषता होगी। यह युवाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करेगा। टाउनशिप में प्रतिष्ठित सरकारी व निजी विश्वविद्यालय भी अपना कैंपस खोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने BPCL के साथ किस गैस के एकीकरण को मंजूरी दी? तो दोस्तों, इसका आंसर है भारत गैस। भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड को उसकी मूल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिला दिया गया। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने
इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। यह एकीकरण 16 अगस्त को प्रभावी हुआ। बीजीआरएल को जून 2018 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य व्यवसाय गैस सोर्सिंग और खुदरा बिक्री है। इसकी स्थापना विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क को लागू करने के लिए की गई थी। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एक महारत्न तेल शोधन और विपणन कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, एमएसपी पर सरकार की समिति ने अपनी पहली बैठक में किस मुद्दे पर चर्चा की? आंसर है प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण पर। सरकार की एमएसपी समिति की अध्यक्षता पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल कर रहे हैं। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्यों सहित 26 सदस्य हैं। बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने 3 एजेंडा पर आंतरिक अनौपचारिक समूह बनाने का निर्णय लिया। समिति के सदस्यों ने भविष्य की जरूरतों के लिए मूल्य श्रृंखला विकास और अनुसंधान के माध्यम से भारतीय प्राकृतिक कृषि प्रणाली के विस्तार के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं का प्रस्ताव रखा। उन्होंने प्राकृतिक कृषि प्रक्रियाओं और उत्पादों के लिए किसान अनुकूल वैकल्पिक प्रमाणन और विपणन प्रणालियों के व्यवस्थित कार्यान्वयन की भी सिफारिश की। समिति ने प्राकृतिक खेती के विकास के लिए विधियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण के लिए प्रयोगशालाओं के विकास का भी सुझाव दिया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन के साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत। समझौते पर सीडीआरआई के महानिदेशक अमित प्रोथी और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नूर रहमान शेख ने हस्ताक्षर किए। यह सीडीआरआई को संयुक्त राष्ट्र अधिनियम 1947 के अनुसार सभी अधिकारों, उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने की अनुमति देगा। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले 2 वर्षों में सीडीआरआई ने 31 देशों और 8 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दी गई है। यह सीडीआरआई को बुनियादी ढांचे के लचीलेपन पर अपनी प्रतिबद्धताओं और सहभागिता को पूरा करने में सक्षम बनाएगा। यह सीडीआरआई को सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने में मदद करेगा ताकि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान किया जा सके और दुनिया भर में आपदा रोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जा सके। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन सीडीआरआई का यही अर्थ होता है। इसे 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, वित्त पोषण तंत्र, निजी क्षेत्र आदि की एक साझेदारी है। यह एक स्वैच्छिक संगठन है जिसका उद्देश्य आपदा जोखिम और जलवायु प्रतिरोधी नए और मौजूदा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है।
इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगला प्रश्न है, भारत ने नाविकों के सुगम आवाजाही के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है ईरान। केंद्रीय शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और ईरान के शहरी विकास मंत्री रोस्तम घासेमी ने द्विपक्षीय बैठक के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ईरान के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। यह समझौता ज्ञापन नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1978 के प्रावधानों के अनुसार दोनों देशों के नाविकों की आवाजाही में मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी पर बुनियादी आवश्यकताओं को स्थापित करने वाला पहला कन्वेंशन था। केंद्रीय मंत्री ने व्यापार और वाणिज्य के लिए चाबहार बंदरगाह की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्र में 6 मोबाइल हार्बर क्रेन को भी कमीशन किया। ईरान यह पश्चिम एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर तेहरान है। यह अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान के साथ भूमि सीमा साझा करता है। सैयद अली होसैनी खामेनेई ईरान के वर्तमान सर्वोच्च नेता हैं। इब्राहिम राइसी वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, किसने मैक्सिको यात्रा के दौरान पांडुरंग खान खोजो और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं का अनावरण किया? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा के हैलिफैक्स में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भी भाग लिया। वह महाराष्ट्र में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी और कृषि वैज्ञानिक थे। वह गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उनका मैक्सिको के साथ घनिष्ठ संबंध था, जहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता गदर पार्टी से जुड़े होने के कारण शरण मांगी थी। वह फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्हें मैक्सिको के चैम्पिंगो में नेशनल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने फसलों की ठंड और सूखा प्रतिरोधी किस्में विकसित की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका आंसर है पराग्वे। उन्होंने ऐतिहासिक कासा डे ला इंडिपेंडेंसिया का भी दौरा किया, जहां से 2 शताब्दी पहले दक्षिण अमेरिकी देश का स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए बैंकों ने बड़ी राशि वाले ऋणों को मंजूरी देने से पहले किससे उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी लेने के लिए 20 सूत्रीय मानक प्रारूप तैयार किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है आर्थिक खुफिया ब्यूरो। बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए बैंकों ने बड़ी राशि वाले ऋणों को मंजूरी देने से पहले केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो CEIB
से उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी लेने के लिए 20 सूत्रीय मानक प्रारूप तैयार किया है। एक समान प्रारूप बनाने का उद्देश्य आर्थिक अपराधों पर इस तरह की जानकारी प्राप्त करने में देरी को कम करना है। इससे धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और बड़ी राशि को उधार देने में तेजी आएगी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थित जन जागरूकता वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर है उत्तराखंड। यह उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। अंतरिक्ष क्षेत्र का स्टार्टअप दिगंतारा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थित जन जागरूकता वेधशाला की स्थापना करेगा। यह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 10 सेंटीमीटर तक की छोटी वस्तुओं को ट्रैक करेगा और अंतरिक्ष स्थित जन जागरूकता वेधशाला भारत को अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि को ट्रैक करने में मदद करेगी जिससे अंतरिक्ष मलबे और क्षेत्र पर मंडराने वाले सैन्य उपग्रह शामिल हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स का 5 क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कृषि। दूसरा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं? तो इसका सही आंसर है उद्योग, बिजली एवं निर्माण कार्य। तीसरा प्रश्न है, व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है तृतीय क्षेत्र में। चौथा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो आप सबको पता ही होगा, एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है मुद्रास्फीति। दोस्तों अब हमारा 5 क्वेश्चन साइंस का है, उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है? तो सही आंसर है बढ़ता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो इनका तीसरा नियम है। तीसरा प्रश्न है, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है? तो इसका सही आंसर है गंधक। चौथा प्रश्न है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? आंसर है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए। पांचवा प्रश्न है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है हेनरी बेकरल ने। अगला 5 प्रश्न जो कि जियोग्राफी से है। पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट है? तो इसके निकट है इंदिरा पॉइंट। और हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट कहा जाता है किसे? इसका आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, भारत की देशांतर स्थिति 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक है। और अगला हमारा 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से देख लेते हैं। पहला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर है दयाराम साहनी ने। दूसरा प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था?
तो दोस्तों वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जो हुआ था वह किसके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। चौथा प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था मुर्शिद कुली खां जी ने। और पांचवा प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो दोस्तों यह बना था 1856 ईस्वी में। दोस्तों के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 अगस्त, ऑप्शन बी है 25 अगस्त, ऑप्शन सी है 18 अगस्त और ऑप्शन डी है 16 अगस्त। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 21 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से घायल, मौत का शिकार हुए लोगों, पीड़ितों और प्रभावितों को सम्मान, समर्थन व सहायता देने के लिए मनाया जाता है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत में पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना है? ऑप्शन ए है गुरुग्राम, बी है मंडला, सी है जयपुर और डी है वाराणसी। तो आप देख पा रहे होंगे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मंडला। इसके बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। साल 2011 के सर्वेक्षण के दौरान मंडला जिले में साक्षरता दर 68% थी, जबकि साल 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट से पता चला कि जिले में 2.25 लाख से अधिक लोग निरक्षर थे, जिनमें से अधिकांश आदिवासी लोग थे जो जिले के वन क्षेत्रों में रहते थे। और चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस मंत्री ने राष्ट्रीय संगोष्ठी आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है अमित शाह, बी है पीयूष गोयल, सी है राजनाथ सिंह और डी है नितिन गडकरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। इनके बारे में देखते हैं। राजनाथ सिंह 20 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। हमारा अगला प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहां पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है इंदौर, बी है भोपाल, सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है कच्छ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंदौर। इसके बारे में जान लेते हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले साल जनवरी में इंदौर में होगा। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है।
यह 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की भारत वापसी की याद दिलाता है। और अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे यानी कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को, 23 अगस्त को, 21 अगस्त को या फिर 25 अगस्त को? दोस्तों, इसका सही आंसर है 21 अगस्त। हर साल 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। इसे पहली बार साल 1991 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने साल 1990 में वयस्क यानी कि वृद्ध नागरिकों के सम्मान में वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाने की घोषणा की थी। और अगला प्रश्न है, यूईएफए चैंपियन लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? ऑप्शन ए है मनीषा कल्याण, बी है स्मृति कुमारी, सी है रानी रामपाल, डी है ईसा कंपोज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मनीषा कल्याण। भारत की महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण ने यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट की महिला चैंपियंस लीग में डेब्यू करते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने गुरुवार को अपोलन लेडीज एफसी के लिए लात्वियन क्लब रिगास एफसी के खिलाफ डेब्यू किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में नारायण का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए है अभिनेता, ऑप्शन बी है लेखक, ऑप्शन सी है राजनेता और ऑप्शन डी है गायक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लेखक। इनके बारे में जानते हैं। जाने माने उपन्यासकार नारायण का कोच्चि में निधन हो गया। वे 82 साल के थे। साल 1999 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता वे मलयाला समुदाय के पहले साहित्यकार हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। 1998 में प्रकाशित नारायण के उपन्यास कोचारेथी ने कई अन्य पुरस्कार जीते थे। अगला प्रश्न है, मत्स्य सेतु ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस के लिए किस फीचर का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए है एक्वा सुरक्षा, बी है एक्वाफिस, ऑप्शन सी है एक्वा बाजार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक्वा बाजार। एक्वा बाजार क्या है जानते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की 9वीं जनरल बॉडी की बैठक के दौरान मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार का शुभारंभ किया। इस ऐप को ICAR और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर ICRCIF भुवनेश्वर द्वारा विकसित किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से राष्ट्रीय
मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त करने की अनाउंसमेंट की है? ऑप्शन ए है मुकेश कुमार, ऑप्शन बी है आशीष धवन, ऑप्शन सी है सतीश सिंह, ऑप्शन डी है अरविंद सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आशीष धवन। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने कन्वर्जेंस फाउंडेशन के फाउंडर, सीईओ और भारतीय परोपकारी आशीष धवन को अपने अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त करने की अनाउंसमेंट की है। इनके अलावा फाउंडेशन के न्यासी बोर्ड में अमेरिका के स्पेलमैन कॉलेज की अध्यक्ष डॉक्टर हेलन डी गेल को भी शामिल करने का ऐलान किया है। और अगला प्रश्न है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड किस देश की पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर पे एक्सपर्ट के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। और इसके बारे में जान लेते हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने ब्रिटेन के पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर एक्सपर्ट के साथ समझौता किया। वास्तव में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनी है, जिसने विश्व के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सॉल्यूशन, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और रुपए कार्ड योजना को विकसित किया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन ए है चंडीगढ़ हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है हरियाणा हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है पटियाला हवाई अड्डा और ऑप्शन डी है पठानकोट हवाई अड्डा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चंडीगढ़ हवाई अड्डा, ऑप्शन ए। इसके बारे में देखते हैं। हवाई अड्डे को शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। एक अन्य निर्णय में पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब राज्य विधानसभा सदस्य संशोधन विधेयक 2022 को अपनी स्वीकृति दे दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन बी है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ऑप्शन सी है स्मृति ईरानी जी और ऑप्शन डी है योगी आदित्यनाथ जी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गजेंद्र सिंह शेखावत। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की आज़ादी के 75वें साल और उसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने की एक पहल है। इस मौके पर बीएसएफ सदस्यों ने शेखावत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी फहराया। यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का समापन स्कूली बच्चों द्वारा विस्मयकारी संगीतमय प्रस्तुतियों के रूप में किया गया। और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला
स्थापित करने के लिए केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है छत्तीसगढ़, सी है बिहार और डी है झारखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान ने रायपुर जिले में एक क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार इस प्रयोगशाला में ट्रांसफार्मर, एनर्जी मीटर, ट्रांसफार्मर ऑयल और बिजली से जुड़े अन्य उपकरणों की जांच की सुविधा होगी। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1960 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है धर्मेंद्र प्रधान, बी है राजनाथ सिंह, सी है सर्बानंद सोनोवाल, डी है नरेंद्र सिंह तोमर। आंसर है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 अगस्त 2022 को आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। यह सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के स्थापना दिवस समारोह के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वादकारी की समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है शेखर बजाज, ऑप्शन बी है अनुज पोद्दार, ऑप्शन सी है अनंत बजाज, ऑप्शन डी है रामकृष्ण बजाज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रामकृष्ण बजाज। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने कार्यकारी निदेशक अनुज पोद्दार को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया। कंपनी ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को अलग कर दिया और इस पर कार्यरत शेखर बजाज कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बने रहे। व्यापार समूह बजाज ग्रुप का हिस्सा बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स का वित्त वर्ष 2022 में 4,813 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में बुकिंग डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस भारतीय सुरक्षा बल ने भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है आरपीएफ, बी है बीएसएफ, सी है आईटीबीपी और डी है सीआरपीएफ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बीएसएफ। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बीएसएफ के जवानों के लिए आईआरसीटीसी की एयर ई टिकट सेवा के तहत बुकिंग डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह सेवा 60 दिनों की क्रेडिट सुविधा के साथ एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल प्रदान करेगी। और हमारा अगला प्रश्न है, केरल के पहले आदिवासी उपन्यासकार और लघु कथाकार जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम
ऑप्शन ए है नारायण, बी है उमा पेम्मा राजू और सी है अमिताभ चौधरी, डी है राकेश झुनझुनवाला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नारायण। केरल के पहले आदिवासी उपन्यासकार और लघु कथाकार नारायण का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नारायण को उनके पहले उपन्यास कोचारेठी के लिए 1999 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इस उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद कोचारेठी द आर्या वुमन ने 2011 में क्रॉसवर्ड पुरस्कार जीता। नारायण की अन्य प्रमुख कृतियों में उराल्लिकुड़ी, वंदनम और अरुण थोल कुन्नवर शामिल है। अगला प्रश्न है, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन ए बेंजामिन @2022, बी माई स्टोरी, द क्लास ऑफ 2006, बिकमिंग मेरा जीवन सफर। इसका आंसर है ऑप्शन बी बी माई स्टोरी। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का संस्मरण नवंबर 2022 में आएगा और इसका शीर्षक बी माई स्टोरी है। यह पुस्तक नेतन्याहू के शुरुआती वर्षों से लेकर मध्य पूर्व की भू राजनीति पर उनके विलक्षण दृष्टिकोण और राष्ट्रपति क्लिंटन, ओबामा और ट्रंप के साथ उनके देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनकी बातचीत तक होगी। और अगला प्रश्न है, हाल ही में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए है ईरान, बी है इराक, सी है कनाडा और डी है इजराइल। आंसर है ऑप्शन सी कनाडा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल कनाडा के हैलिफैक्स में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेगा। यह सम्मेलन 20 से 26 अगस्त 2022 तक आयोजित होने वाला है। सम्मेलन में भारत के 23 पीठासीन अधिकारी और राज्य विधानमंडलों के 16 सचिव भी शामिल होंगे, जो सीपीए के सदस्य भी हैं। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी समय और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। उससे आपको डेली हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। आयुष्मान भारत पीएमजे के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक समावेशी और समग्र स्वास्थ्य पैकेज प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और किसके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसके अंतर्गत देखते हैं, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब ट्रांसजेंडरों को भी कवर किया जाएगा।
इस योजना के तहत लोगों को 5 लाख तक का फ्री में इलाज किया जाता है। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 24 अगस्त को आयुष्मान भारत PMJAY के तहत ट्रांसजेंडरों के लिए समावेशी और समग्र स्वास्थ्य पैकेज प्रदान करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस कदम से ABPMJAY के तहत स्वास्थ्य सेवाओं तक सही पहुंच होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का नया तरीका खोजा है? ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी। दोस्तों इसका सही आंसर है IIT गुवाहाटी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प का उत्पादन करने के लिए एक नई विधि विकसित की है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अल्ट्रासाउंड की मदद से फर्मेंटेशन का एक नया तरीका विकसित किया है। उनका दावा है कि इस तरीके से तैयार किया गया जाइलिटोल चीनी का सुरक्षित विकल्प है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत सूची में अंकित करने के लिए किस नृत्य शैली को नामांकित किया है? ऑप्शन ए है घूमर, बी है गरबा, सी है भांगड़ा और डी है कथक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी है गरबा। भारतीय नृत्य गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए नामांकित किया गया है। 2021 में दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत प्रतिनिधि में शामिल किया गया था। भारत को जुलाई 2022 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 के कन्वेंशन की विशिष्ट अंतर सरकारी समिति की सेवा करने के लिए यूनेस्को द्वारा चुना गया था। अगला प्रश्न है, इंडिया क्लीन एयर समिट का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी भोपाल, सी इंदौर और डी है जयपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु। इंडिया क्लीन एयर समिट का चौथा संस्करण बेंगलुरु में शुरू हुआ है और इसका आयोजन सेंटर फॉर एयर पॉल्यूशन स्टडीज और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी द्वारा किया गया है। इन 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक विशेषज्ञ वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को हल करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 की थीम द राइट टू लाइफ, सिटीजन्स एंड द सेंटर ऑफ साइंस है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022 में छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ब्रिटिश उच्चायोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। राज्य में पिछले वर्गों के 5 मेधावी छात्रों को सेवनिंग मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह छात्रवृत्ति यूके में 1 वर्षीय मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भारत में ब्रिटिश उच्चायोग
वो है एलेक्स एलिस। और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किसके साथ हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल प्रदान करने और जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए 96.3 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी है विश्व बैंक और डी है एशियाई विकास बैंक। आंसर है ऑप्शन डी एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक और भारत ने 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल प्रदान करने और जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए। यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग और ग्राम पंचायत, ग्राम जल और स्वच्छता समितियों की क्षमता को मजबूत करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी ग्वालियर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति की और भारत अब सबसे अधिक खाद्य उत्पादन के मामले में पहले या दूसरे स्थान पर है। किसानों की कड़ी मेहनत, किसान हितैषी सरकार की नीतियां और वैज्ञानिक अनुसंधान सभी ने इस उपलब्धि में योगदान दिया है और अब हम कृषि उपज के मामले में दुनिया में सबसे पहले स्थान पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारत ब्रांड के तहत कौन सी योजना को लागू किया? आंसर है वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना। सरकार के निर्देशानुसार खाद की बोरियों पर एकल ब्रांड नाम और प्रधानमंत्री भारतीय जनवरक परियोजना का लोगो इस्तेमाल किया जाए। यह पारगमन समय और माल ढुलाई शुल्क को कम करेगा और पूरे वर्ष उर्वरकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। खाद की नई बोरी 2 अक्टूबर से पेश की जाएगी। कंपनियों को अपने पुराने बैग खत्म करने के लिए 12 दिसंबर तक का समय दिया गया है। सरकार 26 उर्वरकों पर सब्सिडी देती है और यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य भी तय करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा झील जल्द ही राष्ट्रीय महत्व का स्थल बन जाएगा? तो दोस्तों इसका नाम है अनंगताल झील, जल्द ही राष्ट्रीय महत्व का स्थल बन सकता है। सरकार दक्षिण दिल्ली के महरौली में अनंगताल झील सहित प्राचीन टीले को राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित करने की योजना बना रही है। अधिसूचना के अनुसार संरक्षित क्षेत्र 42,894 वर्ग मीटर में फैला होगा। एएसआई ने 1993 में इस स्थल की खुदाई की थी, जिसे 11वीं शताब्दी के तोमर राजा अनंगताल तोमर ने बनवाया था। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष तरुण विजय ने 2019 में अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया था। एक बार जब किसी स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया जाता है तो एएसआई उनकी रक्षा करता है और आसपास के निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने संजय वन के अंदर अनंगताल बावली का दौरा किया। अगला प्रश्न है, किस
निर्यात नीति संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गेहूं या मेस्लिन आटा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं या मेस्लिन आटे पर निर्यात प्रतिबंध से छूट की नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से अब गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाना सुनिश्चित होगा और समाज के सबसे कमजोर तबकों की खाद्य सुरक्षा निश्चित होगी। इस आशय की एक अधिसूचना विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी की जाएगी। नीति में संशोधन लाने का जो कारण है वह रूस और यूक्रेन गेहूं के प्रमुख निर्यातक हैं, जिनकी कुल वैश्विक गेहूं व्यापार में लगभग 1/4 हिस्सेदारी है। उनके बीच संघर्ष ने वैश्विक गेहूं आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है, जिससे भारतीय गेहूं की मांग में वृद्धि हुई है। नतीजतन घरेलू बाजार में भी गेहूं की कीमत में वृद्धि देखी गई। देश में 1.4 अरब लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था, जबकि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण विदेशी बाजारों में गेहूं के आटे की मांग और भारत से इसके निर्यात में वृद्धि हुई है। जियोग्राफी का 5 क्वेश्चन देखते हैं। जिस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है वह है गोवा। दूसरा प्रश्न है भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? और आंसर है चीन, नेपाल और भूटान। तीसरा प्रश्न है भारत के पूर्व में कौन सा देश है? आंसर है बांग्लादेश। जिस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है वह है गुजरात। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। और अगला हमारा 5 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक्स से है। पहला है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। दूसरा प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है डॉक्टर मनमोहन जी को। तीसरा प्रश्न है भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? आंसर है थोक मूल्य सूचकांक। चौथा प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है तृतीयक क्षेत्र। पांचवा प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में है। अगला 5 क्वेश्चन जो कि साइंस से है। पहला है दाब का मात्रक पास्कल है। दूसरा प्रश्न है खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। आंसर है उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। तीसरा प्रश्न है झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री के। और पांचवा प्रश्न है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द में हुई थी? तो इसका आंसर है ग्रीक। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।